स्वागत है आपका कक्षा 11 की एनसीईआरटी भारत भौतिक पर्यावरण के चैप्टर 2 संरचना एवं भू आकृतिक विज्ञान की सेकंड वीडियो में हम इसको कंटिन्यू रखते हुए यहाँ से पढ़ते हैं। हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। एक्चुअली ये कहने क्या चाह रहा है कि हिमालय जो है ना बहुत दुर्बल और लचीला है, जबकि प्रायद्वीपीय खंड है ना वो थोड़ा सा कठोर है। ऐसा क्यों होता है, क्यों है और क्यों होता है? एक्चुअली आपने देखा होगा हिमालय बहुत नया पर्वत है, मतलब रिसेंटली बना हुआ है। रिसेंटली इन द सेंस कि अपन प्रायद्वीपीय खंड की तुलना में उसको बाद का पर्वत बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि लगातार विवर्तनिक घटनाएं हो रही हैं, जिसकी वजह से इसमें बलन लगातार पड़ रहे हैं, जिससे इसकी संरचना में कोई संगठित नहीं हो पा रही हैं, इसलिए दुर्बल संरचना है इसकी। और वहीं प्रायद्वीपीय खंड की देखा जाए तो वहाँ पे विवर्तनिक क्रियाएं बिल्कुल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उन संरचनाओं में क्या स्थिरता आ गई। तो दैट्स वाई इसकी चट्टानें एक दूसरे रूप में ले लिया, तो उनको कायांतर चट्टानें बोल देते हैं। आग्नेय चट्टानें यानी कि मैग्मा से बनी हुई चट्टानें हैं, तब की बनी हुई हैं, तो इसमें स्थिरता है। ये पर्वत वर्तमान समय में भी बहिर्जनिक और अंतर्जनित बलों की अंतर्क्रियाओं से प्रभावित हैं। बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बल मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था। इसके परिणाम स्वरूप इसमें बलन, भ्रंश और क्षेप बनते हैं। अब ये बहिर्जात और अंतर्जनित बलों के कारण ही इसमें बलन, भ्रंश और क्षेप बनते हैं। एक्चुअली आपने देखा होगा बलन कब बनता है, जैसे आप एक सीट लेना, सीट मतलब पेपर लेना, A4 साइज वाला पेपर लेना। आप उसको दोनों ओर से बल लगाने की कोशिश करना, आप देखोगे कि बीच से वो उड़ जाता है। जैसे एक सीट है ये वाले ली, आप अगर दोनों ओर से बल लगाते हो इधर उधर से, तो आप देखोगे कि ये इस टाइप से उड़ जाता है। इसको बलन बोल देते हैं, ठीक है। वहीं भ्रंश होता है, आप इसको देखना कि इसी सीट को उदाहरण के रूप में लेना और उसको दोनों ओर अब अपोजिट साइड खींचना दोनों को, तो आप देखोगे कि एक दूर से फट जाता है ना। तो इसमें ये भ्रंश पड़ जाता है। भ्रंश का मैं आपको दूसरा चित्र बताता हूँ। एक तो नर्मदा वैली वाला उदाहरण हम पिछली वीडियो में देख चुके थे। ये भी भ्रंश घाटियों में बह रहा हुआ, यहाँ पे देखा होगा आपने, देखो ये बीच से ये दोनों परतें अलग अलग हो गई है ना। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। या तो यहाँ पे ऐसा होता है कि ये एक पृथ्वी का खंड है, बीच से कोई खंड धंस जाता है नीचे, लाइक दैट, तो एक भ्रंश पड़ जाता है। ऐसा ही ये संरचना है। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से हुई है। विवर्तनिक मतलब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर लगातार धक्का दे रही हैं, लगातार खिसक रही हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसक रही है, तो इससे विवर्तनिक हलचल होती हैं। तेज बहाव वाली नदियों से अपर्दित ये पर्वत अभी भी युवावस्था में है। एक्चुअली ये युवावस्था में जो पर्वत होते हैं और वहाँ से नदियाँ निकलती हैं, तो वहाँ से तेज भाव की ओर निकलती हैं, क्योंकि जब बहुत खड़ी श्रृंखला होगी, अब यहाँ से कोई नदी बह रही होगी, तो वो एक तो जो ढलान के सहारे बहुत तेज गति ले लेती है। गॉर्ज, वी आकार, घाटियां, छिप्रिका, जलप्रपात इत्यादि इसका प्रमाण है, ठीक है। लेकिन हम इन टर्मिनोलॉजी को भी समझते चलते हैं। गॉर्ज एक्चुअली होते क्या है, आप भी देखोगे ये वाला चित्र है, ये गॉर्ज का है, ठीक है। गॉर्ज में एक्चुअली गॉर्ज के साथ साथ कैनियन भी आप नाम सुनोगे और पढ़ोगे आगे, जो दूसरी एनसीईआरटी है उसमें। गॉर्ज और कैनियन में अंतर सिर्फ यही है कि दोनों नदी आकृति हैं, है ना, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि गॉर्ज जो होते हैं ये निचले तल और ऊपरी तल, जिनके तल समान होते हैं, चौड़ाई समान होती है। वहीं कैनियन में क्या होता है कि इसका निचला तल और ऊपरी तल में चौड़ाई में असमानताएं होती हैं। यहाँ पे ये सकरा होता है, यहाँ पे चौड़ा होता है, यहाँ पे दोनों में ये बराबर चौड़ाई का होता है। अब पढ़ते हैं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। ये देखो, यहाँ से ये
इंडस रिवर जा रही है, ये गंगा जा रही है, ये ब्रह्मपुत्र है। तो इन तीनों नदियों द्वारा जो बहाकर लाए जाते हैं और जो निक्षेप कर दिए जाते हैं, ये वाले क्षेत्र की अपन बात करेंगे अब। मूलतः यह एक भू अभिनति गर्त है। भू अभिनति का मतलब होता है कि जब पृथ्वी में कहीं गड्ढा पड़ जाता है, मतलब दो प्लेटें एक दूसरे के और आती हैं तो धंस जाती हैं, जो ज़्यादा घनत्व वाली प्लेट है तो इसलिए गड्ढा पड़ जाता है। या दूसरी स्थिति यह होती है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा की ओर चलती हैं तो यहाँ पे भी भ्रंश पड़ जाता है, तो यहाँ पे भी गड्ढा पड़ जाता है। तो लेकिन हिमालय वाली स्थिति में क्या हुआ है कि यूरेशियन प्लेट है, एक इंडियन प्लेट है ना। जब दोनों की ओर आए तो उभार पैदा हुआ तो उस उभार ने गड्ढा पैदा किया तो फिर जो नदियों द्वारा अपरदित हुआ भाग है तो उसके द्वारा एक पूरित कर दिया गया, तो इसको भू अपनति गर्त बोल देते हैं। जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अपसादों से पाट रही हैं। देखो, मैंने समझा दिया था, अपसादों से पाट रही हैं, पूरित कर रही हैं, भर रही हैं। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। एक्चुअली जलोढ़ बोलते हैं जो नदियों द्वारा जो नई मिट्टी होती है, नए अपरदन की क्रिया द्वारा जो नया अपसाद होता है उसको जो जमा कर देते हैं उसको जलोढ़ बोल देते हैं। ऊपर लिखित वृत्तांत से पता चलता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है। इसके कारण दूसरे पक्षों जैसे धरातल और भू आकृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। दूरगामी प्रभाव कैसे पड़ते हैं? मतलब कहीं पर्वत निर्माण हो जाता है, कहीं खड्डे निर्माण हो जाता है, जो लंबे समय तक चलते हैं, तो इसलिए इनको दूरगामी प्रभाव बोलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ की भू आकृति और उच्चावच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। भू आकृति पड़ते हैं। किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। ऐसे मान लो एक पर्वत है, एक भू आकृति का भाग है, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि इसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। मतलब कि पर्वत की संरचना क्या है, कौन सा बलित पर्वत है, और दूसरी बात, या फिर ये कैसी चट्टानों से बना हुआ है ना, दुर्बल चट्टान है या स्थिर चट्टान है, ठीक है। किन प्रक्रियाओं के द्वारा बना हुआ है, मतलब कि भ्रंशात्मक पर्वत है या बलित पर्वत है, इस टाइप का, है ना। और विकास कि इसमें लगातार विकास कैसे हो रहा है, अपरदन द्वारा विकास हो रहा है, बलन द्वारा या विवर्तन क्रियाओं द्वारा विकास हो रहा है, ये सब चीज़ों का ये परिणाम है। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतियाँ हैं। भारत का उत्तर भाग देखेंगे अपन, मैप में देखेंगे, मैं आपको ये वाला भाग बताता हूँ। ये उत्तरी भाग है, ठीक है। ये यहाँ पे हिमालय पर्वत है, ये कैसे हैं, ऊबड़ खाबड़ हैं, क्योंकि पर्वत चोटी होती हैं, ज़्यादातर ऊबड़ खाबड़ी होती हैं। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला हैं, इनके अनेकों चोटियाँ, सुंदर घाटियाँ, महाकड्ड मतलब बड़े गड्ढे। दक्षिण भारत एक स्थिर परंतु कटा फटा पठार है। स्थिर तो आपको पता ही है क्यों है, कटा फटा पठार है, जहाँ अपरदित चट्टान खंड कगारों की भरमार है। इन दोनों के बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान है। आप ये देखोगे, ये वाला भारत का मैदान है, यहाँ से अपना प्रायद्वीपीय खंड शुरू हो जाता है। इन दोनों के बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान है। मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भूआकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं वो? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह।
अब एक एक करके इन भागों को पढ़ते हैं। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत, उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं, जो कि हिमालय के ही भाग हैं। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एक्चुअली हिमालय क्या बोलता है, हम सब इन पर्वत श्रृंखलाओं को मिला के हिमालय बोल देते हैं, है ना। इसमें कौन कौन से हैं? बृहत हिमालय, पार हिमालय। पार हिमालय को इंग्लिश में ट्रांस हिमालय के नाम से सुना होगा आपने। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय को लघु हिमालय या लेसर हिमालय भी बोलते हैं। शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। अब हम उनको मैप में एक बार लोकेट कर लेते हैं। एक्चुअली ट्रांस हिमालय है ना, ट्रांस हिमालय काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों पार्ट को मिला के ट्रांस हिमालय बनता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय के बाद आता है बृहत हिमालय, जिसको इंग्लिश में ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। आप इसको देखो यहाँ पर, ये पीली वाली डिनोट किया हुआ है ना, ये ट्रांस हिमालय, सॉरी ग्रेटर हिमालय है। फिर मध्य हिमालय या लेसर हिमालय या लघु हिमालय, ये वाला। फिर आता है शिवालिक रेंज। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में हिमालय की ये श्रेणियाँ उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व की ओर फैली हुई हैं। देखो, हम उत्तर को कहाँ डिनोट करते हैं? ऊपर। ठीक है, पूरब को इधर, पश्चिम को इधर, दक्षिण को इधर। अब इससे हम इनकी लोकेशन को देखते हैं अच्छे तरीके से। क्या है कि हिमालय की ये श्रेणियाँ उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हुई हैं। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है, ये दिशा आपको दिख ही रही होगी। इसको क्या बोलेंगे अगर इस पर डिनोट करें तो? कैसा? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, और वहीं दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियाँ पूरब पश्चिम दिशा में फैली हुई हैं। एक्चुअली ये सिक्किम का मैप है, यहीं पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग श्रेणी भी आ जाती है। तो इनकी अगर दिशा देखी जाए तो ये पूरब से पश्चिम की ओर है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम कौन सा होगा? ये वाला। तो देखो इस टाइप में ही है ना अरुणाचल प्रदेश में भी। ठीक है, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं। ये मिजोरम, अरुणाचल, वो सॉरी मिजोरम नागालैंड में है। कौन सी दिशा में फैली हुई हैं? इस टाइप में, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण। ठीक है, फिर हिमालय श्रृंखला, जिसमें केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है। एक्चुअली केंद्रीय अक्षीय श्रेणी का मतलब होता है कि वो पर्वत श्रृंखला जो मुख्य और केंद्रीय पर्वत श्रृंखला है, इसलिए बृहत हिमालय को केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कह देते हैं। कि पूरा पश्चिम लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 160 से 400 किलोमीटर। क्योंकि कहीं कहीं ज़्यादा है, कहीं कहीं कम है, तो इसलिए इसको 160 से 400 की रेंज में रख दिया गया है। जैसा कि मानचित्र से स्पष्ट है, हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे या फिर इंडिया की मैप देखोगे तो आपको चीन और कजाकिस्तान, अफगानिस्तान से अलग करते हुए भारतीय उपमहाद्वीप को अलग ही रूप में दिखाया जाता है, क्योंकि हिमालय दीवार की तरह खड़ा है, जिससे कि वो दोनों भागों को अलग करता है। क्या आप भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बता सकते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश जाते हैं? ये आपको होमवर्क में देता हूँ मैं, आप सर्च करके देख लेना। हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु, अफवाह सांस्कृतिक विभाजक भी है। जलवायु विभाजक कैसे हो जाएगा? जैसे आप देखोगे कि हिमालय, हिमालय के उत्तर में कौन? तिब्बत, चाइना, रशिया। यहाँ की जलवायु, रशिया की जलवायु ठंडी है, यहाँ की थोड़ी गर्म हो जाती है, क्योंकि हिमालय ठंडी जलवायु को रोक लेता है। जब सर्दियों के समय, जब आपने देखा होगा जनवरी के जब महीना होता है तो बहुत सर्द हवाएं चलती हैं, तो ये सर्द हवाएं और भी सर्द हो सकती थी अगर हिमालय ना होता तो।
अफवाह अफवाह होता है कि यहाँ से नदियाँ बहती हैं। जैसे आपने देखा हो गंगा यमुना हिमालय से निकलती हैं। भाई ब्रह्मपुत्र को देखा होगा जो तिब्बत से निकलती हैं। ये दोनों के बीच में, तिब्बत और गंगा के बीच में, हिमालय जल विभाजक के रूप में काम करता है। वहीं सांस्कृतिक विभाजन, वहीं आपने चीन की संस्कृति देखी है, अपनी भारत की संस्कृति है, दोनों में कितना अंतर होता है। तो और अंतर अंतर का कारण क्या है? सिर्फ हिमालय की उत्तर में चले जाओ तो चीनी संस्कृति मिलती है, हिमालय के दक्षिण में चले जाओ तो भारतीय संस्कृति देखने को मिलती है। तो इस प्रकार इसको सांस्कृतिक विभाजक भी बोला जाता है। क्या आप दक्षिण एशिया के देशों के भू पर्यावरण पर हिमालय के प्रभाव बता सकते हैं? क्या आप दुनिया में हिमालय जैसा भू पर्यावरण विभाजक ढूंढ सकते हैं? कौन सा? एक मैं नाम बता देता हूँ, काकेशस। आपको लोकेट करना है कहाँ पे है। हिमालय पर्वत में भी अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। उच्चावच पर्वत श्रेणियों के संरेखण और दूसरी आकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से आधार पर? उच्चावच पर्वत श्रेणियों के संरेखण और दूसरी आकृतियों के आधार पर। ठीक है। इसमें पश्चिम या कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय और पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। हम कल कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय से कंटिन्यू करते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं। आपसे एक निवेदन यह है कि कोई भी व्यक्ति जो 11th क्लास में है या फिर PCS और UPSC की तैयारी करना चाहता है, आप उसको ये चीज़ रिकमेंड कर दें प्लीज़। और उस तक से मैं आपको सब्सक्राइब और लाइक करने की नहीं बोल रहा, बस उस तक भेज दें, शेयर करने की ज़रूर बोल रहा हूँ आपसे। थैंक यू सो मच।